ताड़ के पत्ते को हाथ लगाया। ताड़ के पत्ते को हाथ लगाया, यह दूसरी एक आकस्मिकता। ताड़ का पत्ता कैसा, इस बात को पुण्यवती ठीक ठीक समझ नहीं सकी। ताड़ का पत्ता क्या रे? सत्य की ओर ताककर उसने पूछा। उसे अवाक करती हुई हंस उठी सत्य। दीवार में ठुकी कील पर से एक पंखे को उतार कर कहा, यह रहे यह, अब देख मेरे हाथ में कीड़ा पड़ा भी। नीड़ू ने आंखें गुरेर कर कहा, माँ सरस्वती से मजाक कर रही है तू? हर बार हर बात में सत्य की जीत। नीड़ू हार जाता है। उसके मज्जा में जो पौरुष बोध है उसे काफ़ी चोट लगती है। आज सत्य को दबाने का एक बहाना मिल जाने से उसकी खुशी का अंत नहीं, इसलिए मुट्ठी की उस ताकत को लापरवाही से यूं ही खर्च करने को वह तैयार ना था। उसे बुनाकर स्वाद लेते हुए खाना चाह रहा था। अब की सत्य हंसी नहीं, खींची। अपनी अभ्यस्त भंगिमा से भवों को सिकोड़कर बोली, भोंदू जैसी बात मत कर नीड़ू, मजाक में माँ सरस्वती से कर रही हूँ कि तुझसे। ताड़ के पत्ते को हाथ लगाया कि क्या तूफान मचा रहा है, लगता है तू धरती पाताल में चला गया क्या? अजी जनाब, ताड़ के पत्ते को सिर्फ हाथ लगाना, क्या मैं लिख भी सकती हूँ? लिख भी सकती है। एक साथ ही नारी और पुरुष दोनों ही गले से ये शब्द निकले जैसे उन्हें सांप ने काटा हो। पुन्नू और नीड़ू दोनों ही अवाक हो गए, लेकिन निष्ठुर सत्य ने उनके दुखाए मन पर ही और चोट करते हुए कहा, बेशक बेशक लिख सकती हूँ, देख ले। सत्य ने उसी ताड़ के पत्तों में से एक को खींच लिया, दवात में कलम को डुबाकर झट लिख दिया। कर फल जल लिखकर उसने अदृश्य के प्रति प्रणाम किया और कहा, और भी बहुत कुछ लिख सकती हूँ। अवाक हुई दशा कटने में कुछ वक्त लगा। पुन्नू से ज्यादा चकित नीड़ू। जिस कठिन काम को करने में उसे पसीना छूट जाता है, सत्य ने उसे आसानी से कर लेती है। तो क्या माँ सरस्वती ने कालिदास की तरह ही उस पर करामात कर दी? नीड़ू सत्य के लिखे उन कई शब्दों को अवाक होकर देखता रहा और पुन्नू ताड़ के पत्ते से कुछ अलग होकर झुकी हुई सी आंखें फाड़कर बोली, कहाँ सीखा रे सत्य, किसने सिखाया? सिखाने की किसे गरज पड़ी है, मैंने आप ही सिखाया देख देख कर। आप ही सिखाया देख देख कर? और नहीं तो क्या, दवात कलम कहाँ मिली? दवात कलम कौन देता है? झोंक में सत्य ने अपना राज खोल दिया। बोली, बरगद के पत्तों का दोना बनाकर उसमें एक चीज के रस की स्याही बना ली। और पत्ता कलम देख ऐसे, हाँ की हुई सी बात मत कर। हाँ, अरे दुनिया भर के ताड़ के पेड़ों में क्या किसी ने संदूक में बंद कर रखा है कि ढूंढे नहीं मिलेगा? सत्य ने पुरखिन जैसा मुंह बनाकर कहा। पुन्नू ने अब समझा। उसने भी बुजुर्ग की तरह गाल पर हाथ रखकर कहा, ओ छिप छिप कर लिखा करती है, धन्य है रे तू, किसी को खबर तक नहीं लगने दी कब लिखती है। सत्य ने रहस्य को हंसी से मुंह को रंजित करके कहा, जब तुम लोग कोई नहीं रहती हो। पुन्नू ने जरा चिंतित से स्वर में कहा, लेकिन सत्य लिखती तो है, देखकर खुशी भी होती है, लेकिन लाख है तो तू स्त्री, तुझे पाप नहीं लगेगा? क्यों पाप क्यों लगेगा? सत्य अचानक उद्दीप्त तेज के साथ बोल उठी, औरतें रात दिन लड़ाई झगड़ा जो किया करती हैं, गाली गलौज करती हैं, उससे पाप नहीं होता? विद्या सीखने से पाप होता है? मैं पूछती हूँ, खुद माँ सरस्वती क्या स्त्री नहीं? सभी शास्त्रों से बड़ा शास्त्र है चार वेद। वे वेद क्या माँ सरस्वती के हाथ में नहीं रहते? नेड़ू की तो बोलती बंद। ऐसी एक युक्ति के सामने जैसे उसकी आंखों के सामने दृष्टि का एक बहुत बड़ा सा फाटक खुल गया। सच ही तो है, माँ सरस्वती तो खुद ही स्त्री हैं। इतना बड़ा स्पष्ट सत्य आज तक उसकी नज़र में से बाहर कैसे था? और सबकी भूली हुई इस स्पष्ट बात को सत्यवती ने ही कैसे जान लिया? चल घाट पर चले पुन्नू। बातचीत की सिलसिले को यहीं ख़त्म करके सत्यवती उठ खड़ी हुई और देर की तो खाने की बुलाहट होने लगी, ठीक से नहाना ही ना होगा। बात गलत नहीं, पानी में उतर जाने पर इच्छा ही नहीं मिटती उनकी, तैरते तैरते हाफ नहीं उठने तक उनका ठीक से नहाया नहीं होता। चल कहकर पुन्नी खड़ी हो गई, लेकिन नेड़ू से आंखों ही आंखों कुछ इशारा हो गया। कोई बुरी भावना नहीं थी, पोल खोल देने वाली बात भी ना थी। सत्य के जौहर की सुनाकर सबको चौंका देने का ही ख्याल था। सत्य आखिर उन्हीं में से ही एक है ना, उसकी महिमा तो उन्हीं सब की महिमा है। लेकिन अच्छे अभिप्राय का फल क्या सदा मीठा होता है? नहीं होता। नेड़ू ने इस सत्य का उद्घाटन जो किया तो वह सत्य फिर एक बार प्रमाणित हो गया। अंदर महल में हलचल मच गई।
छिपे तौर पर बेटी को रामकली के प्रेशर देने की आलोचना होने लगी और जाहिरा सत्य के साहस पर छी सोच क्या रही है? वह ससुराल नहीं जाना है? नहीं जाना है, तीखे स्वर से शिवजया बोली। ससुरों को पता चल जाएगा तो कहेंगे वहीं से बहू को प्रणाम। मोक्षदा ने कहा, अब जटा पर पद लिखा था ना, तभी मुझे शुभ हुआ था, समझी? रासू की माँ कभी किसी बात में नहीं रहती, कामों का पहाड़ उठाई ही दिन काटती है, लेकिन आज के इस अपराध का आविष्कारक क्या तो खुद उसी का बेटा, इसलिए बोलने का कुछ दावा महसूस करती है। वह धीरे धीरे बोली, एक तो घर की एक बहू ने जो नहीं सो करके घर भर के मुंह में कालिक पोती, सबों को निगाह में नीचा दिखाया, और घर की लड़कियां भी अगर मनमानी करती रहें। रासू की माँ ने बात पूरी नहीं की, केवल इशारे से उन्हें यही बताया कि पातक दोनों ही समान ही हैं। भुवनेश्वरी काठ की मारी सी ताकती रही। अकेली काशेश्वरी ही थी, उन्हें कहने का मुंह नहीं था। आलोचना की गर्मी जब जरा ठंडी पड़ी तो दीन तारिणी ने लगभग निहोरा के सुर में कहा, जाने भी दो बाबा, इस पर ज़्यादा बातचीत की जरूरत नहीं। सजली ननद जी, कहावत है, बात कानों से चलती है। किसी सूत्र से यह कुटुंबों के कान जा पहुंचे और इसी से कौन सी विपत्ति आ जाए कौन जाने। एक अकल्पित संभावना सी छोड़कर दीन तारिणी ने बात खत्म की। काशीश्वरी के सामने उन्होंने शंकरी की बात नहीं उठाई, मगर मोक्षदा फिर भी भविष्यवाणी करने से बाज नहीं आई। सो तुम जितनी ही सावधान हो बड़ी बहू, मैं यह अभी से ही कह देती हूँ, इस लड़की के नसीब में अशेष दुख है। हम तुम ना हो तो आज छिपा पचा लेंगे, लेकिन उसके साथ जो गृहस्थी करेंगे उन्हें क्या इसकी करतूतें मालूम होने से रहेंगी? और हो भी क्यों नहीं, बाप डांट फटकार नहीं करे तो लड़के लड़कियां रास्ते पर आती हैं। अकुल में कुल पाकर दीना तारिणी ने मुरझाई सी होकर कहा, खैर तुम रामकली को समझा कर कहना। बख्शो बड़ी बहू, मैं अपनी और हेटी नहीं कराना चाहती। मैं तो उन्हें कहने जाऊं और वे जनाब लड़की पर डांट टपर की तो छोड़ो, उसे और प्रश्रय ही देंगे। लाचार कोई किनारा ना पाकर दीना तारिणी ने भुवनेश्वरी की ही तरफ ताककर कहा, रामकली का मन मिजाज जब जरा ठंडा रहे तो तुम भी तो कह सकती हो मजली बहू, लड़की तुम्हारी सचमुच ही स्वेच्छाचारिणी हो रही है, उसे आखिर पराए घर भी तो भेजना है। भुवनेश्वरी ने अवश्य इस बात का जवाब नहीं दिया, देना संभव भी नहीं था इस उसके लिए। गर्चे उसकी बेटी का ब्याह हो चुका है, फिर भी गुरुजनों के सामने पति का जिक्र ही तो शर्मनाक है। भुवनेश्वरी रामकली से बात करती है, सास ने शर्म की, ऐसी बात लोगों के सामने कही भी कैसे? छी! लाज के प्रतिकार का कोई उपाय न देख भुवनेश्वरी ने घूंघट को जरा खींचकर सिर झुका लिया। भुवनेश्वरी सिर ऊंचा भी कब कर सकती है? पति से डर जो बहुत लगता है, लेकिन लड़की के भविष्य की सोच बड़ी चिंता होती है। सब यही कहती हैं हरदम, यह लड़की ससुराल में नहीं बस सकेगी। मुजरिम एक ही, विचारक भी एक ही, सिर्फ कटघरा और अभियोग करने वाला अलग। लेकिन मुजरिम को भुवनेश्वरी से ने पहले ही हाजिर नहीं किया, उसे डांट टपट कर रोक रखा और बड़े बड़े कौशल से, बड़ी दुस्साहसिक चेष्टा से दिन में ही एक बार पति से मिलने का मौका उसने ढूंढ निकाला। दोपहर में रामकली जब आराम कर रहे थे तो वह घूंघट काटकर नजदीक में आकर खड़ी हुई। रामकली जरा ताज्जुब में पड़कर बोले, कुछ कहना है? पति के स्नेही कोमल स्वर से उसकी आंखों में आंसू हो गए। वह जवाब नहीं दे पाई, सिर्फ घूंघट को थोड़ा सा सरका दिया। क्या बात है? रामकली ने कौतुक से पूछा। मायके जाने की इच्छा हो रही है? नहीं। रूंधे गले से भुवनेश्वरी सिर हिलाकर बोली, सत्य की कह रही हूँ। सत्य की? क्यों? रामकली जरा मुस्कुराए। फिर कौन सा महाअपराध कर बैठी वह? हर घड़ी ही तो कर रही है। मान के आवेग से उसकी बातों में जोर आया। तुम तो हंसकर ही टाल देते हो, बात मुझे सुननी पड़ती है। फिजूल की बातों को लेना नहीं चाहिए मजली। फिजूल की? बिटिया ने क्या किया है वह सुनो तो। क्या किया है? लिखा है। लिखा है? क्या लिखा है? सो नहीं जानती? नेड़ू के ताड़ के पत्ते में क्या सब तो लिखा था। ढिठाई के साथ यह भी कहा कि और भी बहुत कुछ लिख सकती है। हिम्मत देखो, बागीचे से ताड़ का पत्ता चुनकर सरपत लाकर जाने काले स्याही से बनाकर लिखना सीख रही है। रामकली चमत्कृत हुए बिना ना रह सके, बोले, अच्छा तो गुरुजी नेड़ू ही है क्या? नेड़ू? नेड़ू ने तो शायद यह कहा कि 7 जन्म कोशिश करके भी वह वैसा हरफ नहीं लिख सकेगा। अच्छा, बुलाओ तो एक बार उसे। मुजरिम बगल के कमरे में ही थी। आंखें तरेर कर भुवनेश्वरी उसे वहीं बिठला आई थी। भुवनेश्वरी को यह भरोसा नहीं था कि वह
पति को ज़्यादा दुश्चिंतित कर सकी, इसलिए वैसी कड़ी सज़ा सत्य को मिलेगी भी, और मामूली सज़ा से कुछ होने हवाले का है नहीं, क्योंकि सत्य बिल्कुल अड़ी हुई है। सो पति को जरा उभारने की गरज से बोली, खूब डांट फटकार देना। उसने सिर्फ हिमाकत ही नहीं की, अंट शंट बकवास भी कर रही है। कहती है कलकत्ते में आजकल बहुत तेरी लड़कियां लिख पढ़ रही हैं, उनकी आंखें तो अंधी नहीं हो रही हैं। विद्या की सरस्वती माँ तो स्वयं स्त्री है। यह सब तर्क बेटी को जरा ठीक से डांट देना समझे। अंत की और भुवनेश्वरी के गले में विनती का भाव फूट पड़ा। जाकर बेटी को बगल के कमरे के इशारे से बुलाया। पति के सामने तो गला खोल नहीं सकती। सत्य आई, सिर झुकाए खड़ी हो गई। कटघरे में खड़े होने का यही तरीका है उसका। जवाब देने के समय सिर उठाती है। भुवनेश्वरी को उम्मीद थी कि रामकली कुछ तो डांट डपट करेंगे, लेकिन उन्होंने उसे निराश किया। निर्विकार सहज भाव से कहा, सुना तुमने एक लिखना पढ़ना सीखा? सत्यवती का चेहरा अवश्य कुछ फीका सा पड़ा। क्या लिखा है देखो? अस्फुट स्वर में सत्य ने जो जवाब दिया उसका मतलब यह है कि कसूर के बाद उस कसूर के चिन्ह के बारे में उसे कोई पता नहीं, वह नेड़ू जानता है। अच्छा ठीक है, फिर से लिख सकती हो? सत्यवती ने नजर उठाकर देखा। बाप की आंखों में रुद्र रोष का चिन्ह तो नहीं है, लगता है उतने नाराज नहीं हुए। उसने हामी भरी। अच्छा लिखो। हाथ बढ़ाकर चौकी के पास रखी दवात कलम और कागज को खींचकर रामकली ने कहा, लिखो, जो सीखा है लिखो। हाय राम, यह तो हित का विपरीत हो गया। डांट तो भाड़ में गई, उल्टे बेटी को कागज कलम दे रहे हैं। भुवनेश्वरी रोए कि धड़कन रोके, नाटक के अंतिम दृश्य की प्रतीक्षा करे। यह भी हो सकता है कि वह नेड़ू के कहे की जांच कर रही हो, लेकिन लड़की तो खुद कबूल भी कर रही है। इस बीच गर्दन झुकाकर सत्य ने 2-3 शब्द लिखे। ज़्यादा दबाकर लिखने की वजह से ताड़ के पत्ते में थोड़ी बहुत खरोच आई, लेकिन लिखना हुआ। रामकली ने उसे उलट पुलट कर देखा और कोई राय न देकर शांत भाव से कहा, कलकत्ते में बहुत तेरी लड़कियां लिख पढ़ रही हैं, यह बात तुमसे किसने कही? छोटी मामी ने। अच्छा, उन्हें कहाँ से? अरे हाँ, वो तो कलकत्ता की है ना। यह प्रश्न भुवनेश्वरी से था, लेकिन भुवनेश्वरी तो उनकी बड़ी लड़की के सामने गला खोलकर बोल नहीं सकती। गर्दन टेढ़ी करके हामी भरी। वे लिखना पढ़ना जानती है तुम्हारी मामी? हाँ, थोड़ा बहुत जानती है, ज़्यादा सीखने का मौका कहाँ मिला बेचारी को। यही कह रही थी कि एक मेम ने देशी स्कूल खोला है, एक साहब ने विलायती स्कूल जारी किया है। कलकत्ते की औरतें अब मूर्ख नहीं रहेंगी। लड़कियों के लिखने पढ़ने से लाभ क्या है? वे क्या मुंशी गुमाश्ता बनेंगी? रामकली ने हंसते हुए बेटी से पूछा। अब सत्यवती के गर्म होने की बारी थी। वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, व्यंग नहीं। बोली, मुंशी गुमाश्ता क्यों बनने जाएंगी? लिख पढ़कर खुद रामायण महाभारत पुराण और किताबें तो पढ़ सकेंगी। कथावाचक जी कब कहाँ कथा कहेंगे, इसका तो इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बेटी को थोड़ा और उखाड़ने की नीयत से रामकली ने कहा, औरतों को इतना वेद पुराण जानने की क्या जरूरत है? अब की सत्यवती स्थान पात्र सब बुला बैठी, अपना रूप धारण करके बोली, जरूरत की जब बात है तो औरतों को जन्म लेने की ही क्या जरूरत है, यह तो कहो बाबूजी। लड़की के इस दुस्साहस से भुवनेश्वरी का कलेजा धड़क उठा। इतने बड़े आदमी के मुंह पर कैसा जवाब? इस लड़की को हरगिज ससुराल में गुजर नहीं होगी। लेकिन भुवनेश्वरी को चौंकाते हुए रामकली सहसा हंस उठे, और जोर से ही हंस उठे। उसके बाद बेटी को और देखते हुए बोले, लिखना पढ़ना चाहती हो? हाँ चाहती तो हूँ, मौका कहाँ मिलता है, और यदि मौका मिले तो मैं रात दिन लिखा पढ़ा करूँगी। उतना नहीं करना होगा, नियमित रूप से कुछ देर पढ़ने से ही काम चल जाएगा। कल से दोपहर को इसी समय मेरे पास पढ़ा करना। पढ़ा करना? भुवनेश्वरी से बोले बिना नहीं रह गया। हाँ पढ़ेगी, सही स्याही और कलम से लिखा करेगी। बाबूजी। सत्य के मुंह से सिर्फ 2 अक्षरों का यही शब्द निकला और भुवनेश्वरी की आंखों में सावन जारी हो गया। काव्य पाठ की बैठक। ऋतु रंग का काव्य। वर्षा खंड को समाप्त करके प्रकृति देवी ने अभी अभी शरद खंड की जिल्द उल्टी है। अंदर के श्लोकों का पढ़ना भी बाकी है। कास के बानों में अभी भी सफ़ेद फूलों का डोला नहीं उठा, सिर्फ सुबह की हवा में अकारण पुल्क का कंपन जागा है। आकाश की नीलिमा के आईने की तरह स्वच्छता आई है। चिड़ियों की बोली में उमंग का तीखापन है। अनंत काल से देवी एक ही काव्य को दोहराती आई है। अंतिम पंक्ति के बाद फिर पहली पंक्ति, फिर भी वह काव्य पुराना पड़ता भी नहीं। अनंत काल के मनुष्य के लिए वह आशा की वाणी
प्रत्याशा का स्वप्न, उत्साह का सुर ढोए लिए आता है। बंगाल के गांव-गांव में उत्साह का ज्वार जागा है, प्रतीक्षा का उत्साह। माँ दुर्गा का आगमन हो रहा है। माँ अपने मैके जा रही है, कैलाश से मर्त्यलोक में। यह कोई कहानी नहीं, बंगाल के मन का विश्वास की बात है। साल के शुरू में माता और कन्या के रूप का समन्वय करके माटी की माँ की गोद में आती है, आकर सुख दुख की बातें करती है, विदाई की घड़ी में आंसू बहाती है। ये बातें क्या अविश्वास करने की है? देवता के साथ आत्मीयता का नाता जोड़कर देवता को घर का सदस्य बनाकर ही तो बंगाली की गृहस्थी है। इसलिए बंगाली ने शिव का ब्याह रचाती हैं, इतु मनसा को सधौरी देती हैं, भादो को लाड़ करती हैं और पार्वती को ससुराल भेजते हुए आंखों से सावन भादो बरसाती हैं। और सब तो फिर भी देवी देवता हैं। उमा तो बिल्कुल घर की ही लड़की है। महिमा में उनके 1000 नाम हो सकते हैं, पर असली नाम तो उमा ही है। मंजीरे की खनखन में शरद काल आते हैं। वैष्णव भिकारी इसी बात की याद दिला दिया करते हैं। आओ माँ उमा शशि, निरखे मुख शशि, दीवानिशी इसी आशा में। शायद हो कि बस्ती के किसी एक ही सौभाग्यशाली के घर कन्या रूपी जगन माता का पदार्पण होगा, लेकिन गांव के घर घर अंतरवीणा में आगमनी का सुर जो बज रहा है। इस बार कुंवार के आरंभ में ही पूजा है, इसलिए भादों के आते ही तैयारी की धूम पड़ गई। गृहस्थी के रोजमर्रा के कामों के अलावा हर कुछ ही इसी महीने भर के अंदर में करकरा लेना है। पूजा के दिनों तो कोई मूड़ी नहीं भजेगा, चूड़ा नहीं कूटेगा, मिट्टी के घर की दीवारें नहीं लीपेगा। यहाँ तक कि दिए की बातियाँ, सुपारी काटना, नारियल की काठियाँ छीलना देवी पक्ष के पहले ही सब कर लेना पड़ेगा। फिर कोजगारी के बाद कथरी सीना और पुरानी यादों की जुगाली। भादों में दुर्गा पूजा की तैयारी ही नहीं, घर की औरतों को वर्षा के बाद बहुतेरे काम आ पड़ते हैं। सील भरे बिस्तर, कपड़े, संदूक में भरे ऊनी कपड़े, चादर, भंडार में रखी साल भर की बरी तिलौरी, मसाले, अचार, दाल, सब कुछ तो भादों की धूप में सुखाना है। यह कुछ कम काम है। भुवनेश्वरी के माँ नहीं, भौजाइयाँ ही गृहस्थी की मालकिन हैं। कई दिनों से दोपहर भर इसी कर्म कांड से परेशान है वे। आज लड्डुओं पर जुटी हैं। मूंग नारियल के लड्डू हाड़ी भरकर रख दे, नहीं तो महीना भर के लिए निश्चिंत नहीं होना पड़ेगा। पूजा के लिए दिनों में बच्चों की पत्तल पर अच्छा अच्छा कुछ देना भी तो चाहिए। भुवनेश्वरी की बड़ी भाभी निमाननी जल्दी जल्दी नारियल कूट रही है और छोटी भाभी सुकुमारी जोते में मूंग दाल डल रही है कि दरवाजे से सिकड़ी झनकी। निमानिनी ने दबी जवान से कहा, लो काम के वक्त अब कौन आ गई, छोटी खोल तो दरवाजा। सुकुमारी का मनोभाव अवश्य अपनी जेठानी जैसा नहीं है। एक ही काम करते करते जरा बाहर की हवा लगाना उसे अच्छा लगता है। निमानिनी को गपशप से वास्ता नहीं, मुंह सिए काम ही काम। दरवाजा खोलते ही सुकुमारी उमंग से चीख उठी, हाय मेरी माँ, आज सूरज क्या पश्चिम से उगा है क्या? जिसका मुंह कभी नहीं देखा उसी का मुंह देखकर जागी हूँ। सुकुमारी की ऐसी बात से निमानिनी का खींचा हुआ चेहरा भी कौतूहल से सरस हो उठा। उसने गर्दन बढ़ाकर कहा, कौन आई? अरे ऐसी सरस बातें किससे हो रही है? अरे डूमर का फूल ननद जी आई हैं। और सुकुमारी उसके लिए पाँव धोने का पानी लेने चली गई। घूंघट हटाकर भुवनेश्वरी धूल भरे पाँव लटकाकर बरामदे में बैठ गई। भादों की तीखी धूप से उसका गोरा मुंह टकटक लाल हो उठा। घूंघट काढ़े हुए थी, इसलिए बालों की जड़ें और भी गले से पसीना आने लगा। ऐसी धूप में भुवनेश्वरी का पैदल आना वास्तव में सोचा ही नहीं जा सकता। एक तो आना ही कम होता है, यदि कभी आना चाहती है तो रामकली पालकी से भेज देते हैं। इसके लिए गर्चे घर की और महिलाएं ताना महना सुनने से बाज नहीं आती। पड़ोस की हमजुली बहुएं बादशाह की बेगम कहती हैं, फिर भी रामकली के हिसाब से चलना ही पड़ता है। लेकिन आज क्या माजरा है? पाँव धोने का पानी और अंगोछा बढ़ाते हुए सुकुमारी एक झालरदार पंखा लिए ननद को झलने लगी। निमानिनी ने पूछा, किसके साथ आई? किंतु भुवनेश्वरी के इस बात का जवाब देने से पहले ही पंखे से में यह झालर किसने लगाया है भाभी? और किसने? छोटी ने। निमानिनी ने मुँह दिखाकर कहा, जो रात दिन गृहस्थी में कुछ कुछ बाहर जो ला रही है। सुकुमारी का मुंह फीका पड़ गया। भुवनेश्वरी झट बोल उठी, बाहर लाना तो अच्छा है, कैसा खासा लग रहा है? लगे खासा? निमानिनी ने फिर एक बार मुंह बिदकाकर कहा, अभी तक गाय धोना तो सीखा नहीं, सूप फटक नहीं सकी। ढेगी घर में इनको जो मजा है देखो तो समझो। ना तो पाँव चला सकती है ना हाथ।
टोले मोहल्ले में किसी की खुशामद करके काम कराना पड़ता है। असल कामों को भाड़ में डालकर भंडार के बर्तनों में चित्रकारी करके, छीके की डोरी में कौड़ियाँ गूंदकर, पंखे में झालर लगाकर गृहस्थी के स्वर्ग की सीढ़ी होगी। भुवनेश्वरी ने देखा, यह तो हित का विपरीत हो रहा है। इसी सिलसिले में निमाननी ने और कहा, जा पहुँचे कौन जाने, तब तो जिस काम के लिए आई है वही गुड़गोबर हो जाएगा। आज तो उसे छोटी भाभी से ही काम है। भुवनेश्वरी तो एक भी गलत चाल चल इसलिए पड़ी कि नीचे वालों की निंदा शिकायत करके ऊपर वालों को खुश रखने का जो चिरंतर कौशल है, वह कौशल उसे ठीक ठाक नहीं आता। अपने घर में तो इसी डर से वह सहज बात ही नहीं करती, घूंघट और चुप्पी को ही सबसे बड़ा रक्षक समझती है। लेकिन यह तो उसके बाप का घर है, इसलिए हिम्मत करके बोली, क्यों भाई, मजे में तो दाल दल रही हो, देखती हूँ मूड़ी भी भून लेती हो। इतने बड़े शहर की लड़की और कितना कर सकती है। वजह बात है। निमानिनी ने एक गरम निश्वास छोड़ते हुए कहा, शहर को कभी आंखों नहीं देखा, उसकी हकीकत भी नहीं जानती, घर गृहस्थी ही जानती है। और यह जानती हूँ कि स्त्री यदि इसमें हारती है तो नाक कटती है शर्म से। बैठो बैठो, जरा गुड़ का शरबत लाऊं, धूप में आई हो। गर्मियों में घर में कुछ ना हो तो पानी में गुड़ घोलकर नींबू का रस मिलाकर पीने का रिवाज है। निमाननी के दिमाग में वही सहज तरीका है, लेकिन सुकुमारी को इस गुड़ के शरबत में बड़ी तृष्णा है। इसलिए ननद की खातिर वह जेठानी से कह बैठी, दीदी डाब तो घर में है, मिश्री नारियल का डाब है। निमानिनी को याद नहीं था, लेकिन याद दिला देने से वह बहुत अप्रतिभ हो गई। क्या पता ननद ने कहीं ऐसा सोच लिया हो कि जानकर डाब की बात भूली रही। यह छोटी बहू देखने में भोली भाली है तो क्या, भीतर से काइयाँ हैं। परंतु ऐसे में निमाननी को गुस्सा पीकर हंसना ही पड़ा। लो देखो, भाग्य से तूने याद दिलाई छोटी, मेरा मन आजकल ऐसा ही भुलक्कड़ हो गया है। ननद जी, तुम्हारे उनसे स्मरण शक्ति की कोई दवा खानी पड़ेगी। जा छोटी, 2 डाब काट कर लिया तो। नहा की परेशान क्यों हो रही है भाभी? भुवनेश्वरी ने खामा का गला उतार कर कहा, मैं एक जरूरी काम से आई हूँ, तुरंत लौट जाना है। हाय राम, तुरंत क्या लौटना है? ऐसा किस काम से आई हो? और आई हो किसके साथ जाओगी? किसके साथ? अकेली? अकेली? भुवनेश्वरी हंस उठी, वह तो इस ढांचे से नहीं होगा। आई फूफा सास के साथ दरवाजे तक पहुंचा कर गई हैं, वापसी में साथ ले जाएंगी। चुपचाप निकल आई हूँ, किसी को मालूम नहीं। मेहमान जी को? निमाननी ने मजाक की हंसी में हंसी। मेहमान जी की बात उठते ही भुवनेश्वरी ने घूंघट को जरा खींच ले कहा, वह तो रोगी को देखने के लिए कहीं और गए, और नहीं तो इतना चौड़ा कलेजा है। निहायत जरूरी पड़ गया तभी आई। फुआ सास अपनी सहेली के यहाँ आ रही थी, उन्हीं की खुशामद की, उसी रास्ते से तो जाएंगी फुआ जी। यूँ इस बात में भली है बेचारी, कोई शरण ले तो उसे अपनी छाती बिछाकर जोकती हैं। लेकिन काम क्या है? अब भुवनेश्वरी सकपक आ गई। निमाननी के सामने काम की बात बताना ठीक होगा या नहीं। अब यह ख्याल आया, दरअसल वह एक टुकड़ा कागज लेकर सुकुमारी के पास आई है, जिस कागज की आड़ी टेढ़ी लकीरें एक दुर्भेद्य नज़र से आज कई दिनों से उसकी ओर ताक रही हैं। सत्यवती की लिखावट वाला कागज का एक टुकड़ा। उस कागज ने भुवनेश्वरी को सोच में डाल दिया। घर के एक कोने में गर्दन झुकाकर सत्यवती लिख रही थी। एकाएक यह खबर मिली कि पूजा के दलान में मूर्ति बनाने वाला आया है, और फिर वह नेडू पुन्नू आदि के साथ दौड़ पड़ी। कागज को चौकी पर बिछी शीतल पाटी के नीचे छिपा गई। कौतूहल से शीतल पाटी उठाकर भुवनेश्वरी ने यह देखना चाहा कि सत्य के अक्षर कैसे हैं, और वह दंग रह गई। बड़े बड़े हरफों में पद्य जैसा यह क्या लिख रही है? नकल कर रही थी? नकल करती होती तो सामने कोई किताब खुली होती, पर यह लड़की तो खुद ही प्यार लिख रही है। और क्या? डर के मारे कलेजे का लहू बर्फ हो गया। किसे दिखाकर इस रहस्य का समाधान होगा? राम कली से बड़ा डर लगता है। रासू से कहो तो इस कान से उस कान होने का खतरा। इसके सिवा घर में दूसरे लोग लिखना पढ़ना जानते हैं, वे जेठ या ससुर होते हैं। कोई उपाय समझ में नहीं आया। उसी सिलसिले में सुकुमारी की याद आई। सुकुमारी पढ़ना जानती है। उस कागज को खिसकाकर वह 2-3 दिन से सुकुमारी के पास आने का मौका ढूंढ रही थी। तिरछी नज़र से उसने देखा कि सत्य शीतल पाटी को उलट पुलट कर खोज ढूंढ कर रही है, और आखिर धत्तेरी कहकर लिखने बैठ गई फिर से। उस कागज में फिर किस रहस्य की लकीरें सत्य ने खींची, यह भुवनेश्वरी को मालूम नहीं। पूछा तो सत्य बिगड़ पड़ खड़ी होती है। घर के लोगों के मारे एकांत में घड़ी भर बैठने का उपाय भी नहीं। साफ शब्दों में यह कहते उसे हिचक नहीं, इसलिए कागज के इस टुकड़े का भरोसा। सिर गड़ाकर सत्य इतना क्या लिखा करती है, यह जानने के लिए
नाना कारणों से मन व्याकुल होता है, कौतूहल होता है आशंका से। सत्य को ससुराल जो जाना है। काश सत्य लड़की के बजाय लड़का होती, भुवनेश्वरी का बाप के ही योग्य होती, लेकिन भुवनेश्वरी के नसीब में एक तरकारी नमक से जहर, एक संतान, वह भी लड़की। क्यों ननद जी बोलती बंद? नीमा ननी अवाक थी, आखिर इतनी कुंठा कैसी? ननद कुछ गरीब नहीं, यह सोचे भाभी कुछ उधार के लिए आई है। आखिर बोलना ही पड़ा भुवनेश्वरी को। छोटी के पास आई हूँ एक कागज पढ़वाने। कागज? निमाननी आसमान से गिर पड़ी। कागज कैसा? कोई दस्तावेज है?